हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी एक्सेप्शनल एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए फ्रेंड आई एम वेरी सॉरी, बट रीज़न क्या है इसके पीछे का कि जैसा आप लोग को पता है कि मैं भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ और 20 सितंबर से यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जिसके कारण से मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। एक बार एग्ज़ाम पूरी तरह से कंडक्ट हो जाने दीजिए, फिर यही कोशिश रहेगा कि डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। अभी के लिए फ्रेंड थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा मैनेज करिएगा। क्या बस कह सकता हूँ कि आई एम वेरी एप्लॉइज फॉर दैट फ्रेंड। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर कि जैसा आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे हैं एनजेएसी बिल को लेकर के। एनजेएसी बिल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यह क्या है? यह जुडिशरी सिस्टम में एक रिफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम लोग एपेक्स कोर्ट बोलते हैं, और जो हाई कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, उसमें देखिए कुछ जज होते हैं और उन जजों की नियुक्ति मतलब रिक्रूटमेंट्स जो होता है वो कॉलेजियम बेसिस पर होता है। कॉलेजियम क्या होता है अभी आगे हम लोग जानेंगे। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट इसमें रिफॉर्म ला रही थी, और रिफॉर्म क्या है? यही एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। यह क्या है? इसमें इस सिस्टम में क्या है कि जो जुडिशरी सिस्टम है हमारी, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहती थी, और इसी से रिलेटेड है हमारा एनजेएसी। अभी हम लोग जान लेते हैं कि गवर्नमेंट्स क्या होता है, जुडिशरी क्या चीज़ है, लेजिस्लेचर क्या चीज़ होती है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रही थी तो उस समय जो कमेटी बैठी थी, जिसको हेड कर रहे थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन सभी लोगों के द्वारा डिसाइड किया गया कि जो पावर है वो एक जगह नहीं होना चाहिए, इसको अलग अलग जगह डिवीज़न कर देना चाहिए। तो ऐसे में जो कमेटी बैठी थी उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन बनाना चाहिए, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, और इन सभी में अलग अलग पावर बांट देना चाहिए। अब लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम है कि मेकिंग लॉ या अमेंडिंग द लॉ, जो नए लॉ हैं उसको बनाने का काम लेजिस्लेचर को दे दिया गया, या तो जो पहले से बने हुए लॉ में संशोधन करना मतलब अमेंडमेंट्स करना, वो किसको दे दिया गया? वो दे दिया गया काम लेजिस्लेचर को, जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या चीज़ होते हैं कि लेजिस्लेचर में जो लॉ बनी उसको इम्प्लीमेंट करना, मीन्स implementing the law which framed by the legislature. Okay, and third is judiciary. Judiciary, we can say that कि it is responsible for overlooking to the law, मतलब कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाई गई उस लॉ का रिव्यू करना। रिव्यू किस तरह से करना कि लोगों की जो राइट्स हैं वो ब्रीच तो नहीं हो रहा है। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो जुडिशरी है उसका मेन वर्क क्या होता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया और जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वह लॉ का जो रिव्यू होगा, मतलब कि लोगों की को राइट्स मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं वो तो ब्रीच नहीं हो रहा है, हनन तो नहीं हो रहा है, उसको क्या है, उसको ओवरलुक करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड स्टोरी। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज की रिक्रूटमेंट्स कैसे होती है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या कितनी है टोटल? अभी के टाइम सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज की संख्या 34 है। CJI को लेकर के, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 34। अब जैसा कि आप लोग को पता है, जो CJI होते हैं उनका
रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उनको शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। ओके। अब जो जज होते हैं, सीजीआई को छोड़ दीजिए, तो जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, जो 33 जज बच रहे हैं हमारे, उनकी रिक्रूटमेंट्स कैसे होती है। तो उनका जो रिक्रूटमेंट्स है वो कॉलेजियम बेसिस पर होती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या चीज़ होता है, कॉलेजियम सिस्टम में होती यह है कि जो हमारे सीजीआई हैं वो और जो 4 अदर जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो सब मिल करके जो नए जज आ रहे हैं उनके नाम को सेलेक्ट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट्स का कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं रहता है, न गवर्नमेंट्स का रहता है, न तो अपोजिशन लीडर का रहता है, कोई किसी का रोल नहीं रहता। बस जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, वो और जो 4 अदर सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, जज हैं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, वो मिल करके एक नॉम को नॉमिनेट करते हैं और उस सेलेक्ट किए गए नाम को फर्दर किसके पास भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाता है, जो क्या काम करते हैं, जो ओथ दिलाने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब वही लिखा गया है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो 5 जजों का एक बेस होता है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के वो लोग रहते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो रिक्रूटमेंट्स का काम करते हैं, नए जो जजों का अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लेकर के, उनका नाम जो है वो सिलेक्ट करने का काम वही लोग करते हैं। यह मेंशन कहाँ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम जब आर्टिकल 124 पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स को लेकर के बात किया गया है, किसके, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट के जजों को लेकर के। वैसे तो 124 में केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है वो बात किया जाता है, और जब 214 to 231 आर्टिकल की बात करेंगे तो वहाँ पर हाई कोर्ट की बात किया गया है। उसमें जो आर्टिकल 216 है वो किसका बात करता है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट जज को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो क्या काम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो डिसाइड करते हैं अपॉइंटमेंट्स को लेकर के नए जजों का। देखिए जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट्स को लेकर के कई बार रिफॉर्म हो चुके हैं। अगर हम लोग फर्स्ट जज केस पढ़ें 1981, वहाँ पर क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी जो प्राइमेसी है वो ज़्यादा थी, वो ओवर रूल करती थी किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। जो जज रहते थे उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के कौन डिसाइड करता था, एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो सेकेंड जज केस आया 1993 में, इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट क्या करी कि वो ओवर रूल कर दी जो फर्स्ट जज का केस था। फर्स्ट जज केस में क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रूल करती थी जुडिशरी के ऊपर, बट जो सेकेंड जज केस आया इसमें सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल की जो फर्स्ट जज केस था। और इसमें जो है बर्थ हुआ किसका, कॉलेजियम सिस्टम का, कि अब जो जजों की अपॉइंटमेंट्स होगा वो कौन करेगा, वो हम खुद करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट वो अपने जजों की नियुक्ति खुद करेगी। तो उस समय 1993 में क्या था कि बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के वो डिसाइड करते थे कि किसको अपॉइंटमेंट देना है सुप्रीम कोर्ट के अदर जज जो नियुक्त करना है उनके नाम को लेकर के। ऐसे ही थर्ड जज केस आया, इसमें क्या हुआ, इसमें जो जज हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के नया रिफॉर्म किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 मोस्ट सीनियर जज जो 2 थे उनकी संख्या बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 4। वो सब मिल करके नॉमिनेट करेंगे नए जज के रिक्रूटमेंट्स को लेकर के। और आज के टाइम पर करंट सिनेरियो की बात करें तो आज के टाइम पर भी हमारे जो सीजीआई हैं और जो 4 अदर सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग मिल करके नाम को
सेलेक्ट करते हैं और उसको आगे फर्दर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देते हैं। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो उसमें कौन सा कॉलेजियन सिस्टम किस तरह का है, इसमें जो हाई कोर्ट के सीजीआई हैं वो और वहाँ के 2 सीनियर मोस्ट जज, जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उसके सीजीआई और वहाँ के 2 सीनियर मोस्ट जज, शायद मैंने कहा कि वहाँ के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो और 2 सीनियर मोस्ट जज। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हुआ करते हैं और हाई कोर्ट में 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। वो नाम को सेलेक्ट करेंगे कि इस हाई कोर्ट में जो नए जज की नियुक्ति होनी है वो किसका नाम नॉमिनेट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा। वो सीजीआई रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। ये तो हो गया अभी का, मतलब कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। बट जो गवर्नमेंट इसमें रिफॉर्म ला रही थी एनजेएसी बिल ला करके, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, वो क्या चीज़ होती है इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। एनजेएसी बिल एक अटेम्प्ट था किसको रिप्लेस करने का, कॉलेजियन सिस्टम को, मतलब कॉलेजियन सिस्टम जो है उसको रिप्लेस करने का एक गवर्नमेंट के द्वारा अटेम्प्ट था ये, और हो भी गया था। ये बिल पास भी हो गई थी, एक्ट बन भी गया था। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको क्या कर दी, नल एंड वाइड बोल, मतलब कि ये कह दी कि जो एनजेएसी बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह जो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, और इस कारण से एनजेएसी बिल क्या है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह इंडिपेंडेंसी जो सुप्रीम कोर्ट की है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है, उसको ब्रीच कर रही है। हुआ क्या था एनजेएसी बिल में, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना पड़ा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 2014 में आई थी। इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर दी किसमें, जुडिशरी सिस्टम में, एनजेएसी बिल के माध्यम से। है क्या, इसमें जो है वो 6 पीपल का कंसिस्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, किसको लेकर के, जजों की नियुक्ति को लेकर के, जिसमें सीजीआई रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे लॉ मिनिस्टर रहेंगे, और उसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन। अब एमिनेंट पर्सन में एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, और उसके अलावा कोई एक और मेंबर हो सकता है, जैसे वुमेन को लेकर के, या तो शेड्यूल कास्ट को लेकर के, शेड्यूल ट्राइब्स लेकर के, उनमें से कोई एक मेंबर उस एमिनेंट पर्सन में रहेगा। एक लीडर ऑफ अपोजिशन, और या तो एक शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, या तो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, या तो कोई वुमेन्स। ठीक, देखिए अब इसमें क्या कर दी, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर दी, कैसे, लॉ मिनिस्ट्री इसमें आ गई, और 2 एमिनेंट पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कोई भी मेंबर जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता हो, या तो वुमेन से वो बिलोंग करता हो, वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे एनजेएसी में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में। अब इसी में सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली, क्यों इसलिए बोली क्योंकि जब गवर्नमेंट्स के 3 आर्गन हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, और सभी अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। जुडिशरी लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं करेगी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करेगा, न तो ओवर रूल करेगी, ठीक है, और न तो एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी में इंटरफेयर करेगी। सबका अपना डिवीज़न ऑफ पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात किया गया है। तो ऐसे में अब क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी जुडिशरी में, और जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्या कहना पड़ा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, मतलब जुडिशरी का, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था, बेसिक स्ट्रक्चर आया था हमारा केशवानंद भारती केस के बाद,
देखिए एक बहुत लेंदी टॉपिक है, इसको कभी और किसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे हम लोग। बस अभी के लिए जानते रहिए केशवानंद भारती केस आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओवर रूल की थी किसमें, गवर्नमेंट्स के पावर को लेकर के, कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी कहाँ पर, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी के पर। ओके, और वहीं पर आया था एक, हम लोग कह सकते हैं कि वहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। किस केस में, केशवानंद भारती केस में। तो ये हो गया NJAC बिल, जिसके कारण से यह काफ़ी ज़्यादा विवाद में था और यह एक्ट बन भी गया था, बट क्या हुआ था, इसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। NJAC बिल में आप लोग समझ गए होंगे कि यह किस लिए आया था और क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट को इसको नल एंड वाइड बोलना पड़ा, मतलब कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहती थी कहाँ पर, जुडिशरी सिस्टम में। अब देखिए ये यहाँ पर भी वही बात लिखा गया कि 16 अक्टूबर 2015 4-1 मेजॉरिटी के साथ क्या हुआ था कि जो NJAC एक्ट है, मतलब वो एक्ट बन चुका था बिल से, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। क्यों? क्योंकि यह जो है इंडिपेंडेंसी ऑफ दिस जुडिशरी का क्या कर रही थी, ब्रीच कर रही थी। सेम वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब आप लोग होप समझ ही गए होंगे कि आज के टाइम पर जो करंट सिनेरियो है कॉलेजियन सिस्टम को लेकर के, किस तरह से जजों की नियुक्ति होती है, वो किस तरह से होती है, हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में बात किया। गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करना चाहती थी NJAC बिल के माध्यम से, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर बात किए। अगर हम लोग बात करें कि क्या NJAC बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी, देखिए NJAC बिल लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी, गवर्नमेंट को ये लगा कि जो जज नियुक्त हो रहे हैं, रिक्रूट्स हो रहे हैं, उसमें किसी को कुछ नहीं पता कि किस बेसिस पर रिक्रूटमेंट्स हो रहा है उनका। वहाँ पर किसी का कुछ रोल ही नहीं है, जुडिशरी खुद अपने लोगों को नियुक्त कर रही है, तो वहाँ नेपोटिज्म भी हो सकता है। नेपोटिज्म मतलब कि जैसे हमारे अभी के CJI हैं DI चंद्रचूड़ जी, इनके फादर जो थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के, तो हो सकता है मे बी कि ये नेपोटिज्म से आए हों, हो सकता है। तो ऐसा केस आ सकता है, कोई नहीं जानता कि अंदर क्या चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जजों को लेकर के। क्या नए जो उभरते जज, जो नए युवा हैं, उनकी नियुक्ति हो रही है कि नहीं है, नेपोटिज्म ज़्यादा चल रही है। तो इसलिए NJAC बिल को ला करके गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करना चाहते थे कि सभी को मौका मिले एक तरफ से, न कि केवल जिनके फादर या उनके कोई रिलेटिव हो गए, अपने रिलेटिव को सिलेक्ट करना। ठीक, एक तो ये हो गया। अब शायद आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कॉलेजियन सिस्टम और NJAC बिल को लेकर के, कि किस तरह से कॉलेजियन सिस्टम में जजों की रिक्रूटमेंट्स होती है और NJAC बिल लाने के बाद किस तरह से गवर्नमेंट जो है जुडिशरी में इंटरफेयर करके जो हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनका जो अपॉइंटमेंट्स है किस बेसिस पर करता हूँ। ठीक है, NJAC बिल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने का कोशिश किए हैं। तो अभी के लिए इसको यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।